दोस्तों नमस्कार। 33 दिन से अमेरिका की सरकार बंद है। 1 महीने से ऊपर हो गया। क्या कभी ऐसा होता है कि सरकार अपने ही कारण अपनी ही सरकार को बंद कर दे? ऐसा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। आज से पहले करीब 35 दिन का शटडाउन हुआ था। इस बार लगता है ट्रंप साहब इतिहास में अपना नाम लिखवाएंगे और अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन शायद ट्रंप के कार्यकाल में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या महाभारत छिड़ी हुई है अमेरिका में जिसके कारण समझौता नहीं हो पा रहा है? और दूसरी तरफ ट्रंप साहब क्यों दुर्योधन की भूमिका में अपने ही देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? इस बात को भी समझना आज बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि 33 दिन में अमेरिका का क्या क्या नुकसान हुआ और क्यों ट्रंप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस एनालिसिस को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि एक राष्ट्राध्यक्ष अगर अपने ईगो पे आ जाता है तो कैसे वो अपने राष्ट्र की बर्बादी कर जाता है। यह हमने महाभारत में देखा कि पूरी महाभारत का श्रेय एकमात्र आदमी को जाता है जिसको हम बोलते हैं दुर्योधन। क्या अमेरिका की बर्बादी का श्रेय इस पूरे कार्यकाल में क्या ट्रंप साहब के माथे मढ़ा जाएगा? ये तो इतिहास बताएगा। लेकिन आज जो हो रहा है हम उसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक जो अमेरिका में शटडाउन हुआ उसका क्या असर हुआ और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज करीब 33 दिन हो गए हैं शटडाउन को और ये कहा जा रहा है कि करीब 10 से 14 बिलियन डॉलर का नुकसान नेट लॉस अमेरिका की सरकार को हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे शटडाउन आगे बढ़ेगा लॉसेस की मात्रा और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि शायद शटडाउन खत्म हो जाए उनका बिजनेस जारी है, लोग फ्री में भी काम कर रहे हैं, बिना तनख्वाहों के भी काम कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? इसका मतलब यह है कि अगर ये शटडाउन लंबा चलता है तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब शटडाउन हुआ था वो भी ट्रंप साहब के कार्यकाल में हुआ था। उसकी यादें आज भी अमेरिका के लोगों के पास हैं। इसके अलावा अमेरिका में करीब 2.9 मिलियन, आप ये कह सकते हैं कि करीब 30 लाख सरकारी एम्प्लॉय हैं जो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। अब 30 लाख एम्प्लॉय अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो सरकार कैसे काम करेगी? इसका खामियाजा क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। जितने डिपार्टमेंट में जो पब्लिक सर्विसेज के डिपार्टमेंट हैं उनको बंद करना पड़ेगा। एक तरफ रेवेन्यू लॉस होगा और दूसरी तरफ सरकार के लिए समस्याएं और जनता के लिए समस्याएं। करीब 5 लाख लोगों को अभी तक पे चेक नहीं मिला है आज तक। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि इस बार बिल्कुल पे चेक नहीं मिला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यह नंबर बढ़ता जाएगा। 34,000 लोगों को यह कह दिया गया है कि आप लंबी छुट्टी पे चले जाएं क्योंकि हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और छुट्टी जो आपको मिल रही है ये विदाउट पे मिलेगी। इस समय अमेरिका में करीब 1 में से 8 अमेरिकन को फूड स्टैंप दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जाता है, इसी तरह से अमेरिका में फूड स्टैंप बांटा जाता है जिसके एवज में वो अपना खाना खरीद सकते हैं। ऐसे करीब अगर आप ध्यान से देखें तो 42 मिलियन, करीब 4.25 करोड़ लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिनको सरकारी सब्सिडी की जरूरत है डे टू डे खाना खाने के लिए। जब सरकार काम नहीं करेगी उनको पैसा कैसे मिलेगा? क्या लोग भूखे पेट सोएंगे? ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें करीब 8 बिलियन डॉलर का डिस्बर्समेंट होता है और अगर लोग नहीं गए ऑफिस, सरकार के पास अगर आमदनी नहीं हुई, सरकार बंद है, तो ये एलोकेशन कैसे होगा? लोगों तक वो फूड कूपन पहुंचेंगे कैसे? क्या वहां पे भारत की तरह डिजिटल सिस्टम है या नहीं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। इसके अलावा करीब 65,000 जो एमएसएमई हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते रहे, अमेरिका की सरकार के लिए काम करते रहे, उन सब के सर्वाइवल पे सवाल उठ गया है और कुल मिला के 12 बिलियन डॉलर का
जो उन्होंने अभी तक मटेरियल सप्लाई किया है उसकी पेमेंट अभी उनको नहीं हुई है। अगर ये जारी रहा तो बगैर पैसे के एमएसएमई कितने दिन काम करेंगे? और दूसरी तरफ अगर सरकार नहीं हुई तो अगर उन्होंने काम कर भी लिया तो रिसीव कौन करेगा, पेमेंट कौन करेगा, क्वालिटी कौन चेक करेगा, ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। और मान लीजिए लंबे अंतराल के बाद सरकार खुलती भी है तो बैकलॉग कितना ज्यादा होगा, उसका असर कब तक रहेगा, ये समझने की बात है। इसके अलावा करीब 4,25,000 लोगों को इमीडिएटली आप ये कह सकते हैं कि ले ऑफ नोटिस दे दिया गया है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा कि साहब अब हमें आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि ट्रंप साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि क्या ट्रंप साहब दुर्योधन की भूमिका में अमेरिका को बर्बाद करने चले हैं? पहले हम दुर्योधन का रूल समझ लेते हैं कि वो क्यों महाभारत की नौबत आई दुर्योधन के होते हुए। क्या यही महाभारत इस समय जो अमेरिका में चल रही है, क्या उसके लिए जिम्मेदार ट्रंप साहब हैं? इसको समझना भी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? दुर्योधन मूर्ख नहीं था, ट्रंप साहब भी मूर्ख नहीं है, ये बिजनेसमैन है। लेकिन उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं वो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। दुर्योधन को भी यही लगा क्योंकि वो एक योद्धा था, एडमिनिस्ट्रेटर था और उसका अपना एक करिश्मा भी था। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो इतने सारे जो बाकी राज्यों के लोग थे वो उसके साथ लड़ाई में खड़े नहीं होते। यही हालत इस समय ट्रंप साहब की है। उनका जो मैगा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके जो अपने कांग्रेसमैन हैं, उनके जो बाकी अपने समर्थक हैं, जो कट्टर अमेरिकन हैं, जो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स लोग वापस जाएं, ये सब लोग ट्रंप के साथ खड़े हैं। इसलिए ट्रंप को लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका का क्या हो, मेरी राजनीतिक पूंजी में बचा लूंगा। लेकिन इसके सबसे बड़े जो खामियाजे की बात थी, इनसिक्योरिटी एंड एंटाइटलमेंट। कहीं ना कहीं दुर्योधन को यह लगता था कि वो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि उसको राजा बनना है और राज्य करना है। और यही चीज शायद ट्रंप साहब को लगती है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरा तो इच्छा है कि मैं तीसरी बार भी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूं, लेकिन अमेरिका का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। नहीं तो हो सकता है कि वो पुतिन की तरह और बाकी राष्ट्राध्यक्षों की तरह अगले 20-30 साल तक सत्ता में रहने का प्रयास करते। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट मॉरल लिमिट्स, उनको लगता है जो उन्होंने कहा वो सही है। यहां तक कि आपने देखा होगा उन्होंने पोप की वेशभूषा में भी अपनी फोटो ट्विटर पर डाल दी थी। कहने का मतलब यह है कि उनको लगता है उन पर कोई कानून हावी नहीं है, वो जो कहेंगे एज ए अमेरिका के राष्ट्रपति वो ही होगा और यही उनकी शक्ति है। उसके अलावा उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वो अपने ऑपोजिशन की सक्सेस को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। दुर्योधन ने भी यही कहा, पांडव किस तरह से बच गए उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा मैं इनको पूर्ण रूप से तबाह करूंगा। यही शायद ट्रंप साहब कर रहे हैं कि ऑपोजिशन को वो तबाह करेंगे। बार बार वो ऑपोजिशन लीडर्स का नाम लेते हैं। ट्रंप के अलावा मतलब अमेरिका के लीडर्स के अलावा ट्रंप साहब पुतिन का नाम लेते हैं, चाइनीज लीडर्स का नाम लेते हैं और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी नाम लेते हैं जब वो कहते हैं कि आई डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। इस सब बातों का मतलब क्या है ये भी हमें समझना होगा। इसके अलावा उनका सबसे इंपॉर्टेंट बात रहा है कि मैनिपुलेटिव अलायंसेस। उनके आसपास जितने भी मंत्री हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। कोई भी स्ट्रेटेजिक नहीं है, कोई भी दूसरी लाइन से नहीं है, सब उनके दोस्त और मित्र मंडली है जिसको उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह दी है। और उनको पता है कि जिस दिन ट्रंप चाहेंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे एलन मस्क का हाल हुआ था। इसीलिए वो ट्रंप की सिर्फ स्तुति करेंगे, गुणगान करेंगे ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, उनका बिजनेस बचा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां भी आती है कि ट्रंप साहब को पंगा लेने की आदत है, कन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। उनको पता है कि चाइना के साथ अगर उन्होंने टैरिफ लगाए या उछल कूद करी तो चाइना के पास बहुत सारे ऑप्शन है अमेरिका को तंग करने के लिए, लेकिन वो फिर भी करते रहे। यूरोपियन यूनियन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर उनके लिए कुछ और बोल देते हैं। आस पड़ोस में जितने देश हैं उनके कनाडा और मैक्सिको, उनके नेताओं के बारे में पहले बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, फिर बोलते हैं आई वांट टू ऑक्यूपाई दैट कंट्री।
फिर बोलते हैं नहीं मेरे दोस्त हैं, फिर कहते हैं नहीं मेरे राइवल हैं। उनका खुद पता नहीं लगता कि वो क्या चाहते हैं और कैसे करते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब का जो बिहेवियर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि एंटाइटलमेंट कॉम्प्लेक्स ट्रंप साहब के दिमाग में घुस गया है, जैसे दुर्योधन के दिमाग में घुसा था। मैं सत्ता में आने के लिए ही पैदा हुआ हूं, और ये बात ट्रंप साहब कहते रहे और ये हमने देखा। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट धर्मा एंड इंस्टीट्यूशनल नॉर्म, दुर्योधन ने किसी मान मर्यादा की पालना नहीं की थी। यही बात ट्रंप साहब कर रहे हैं। ना वो WTO के कानून मानते हैं, ना इंटरनेशनल टैरिफ्स मानते हैं, ना इंटरनेशनल ट्रीटीज मानते हैं। उनको कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो करूंगा बस वही सही होगा। कुल मिला के उनका एक ही फोकस रह जाता है घूम फिर के कि भाई जो मेरे साथ नहीं है या तो मेरा राइवल है या वो करप्ट है। उनको हर आदमी चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था। इसके अलावा ऑब्सेसिव राइवलरी, दुर्योधन को पांडवों से किस बात की दुश्मनी थी? कृष्ण ने तो यही कहा था ना 5 गांव दे दो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं माने कि नहीं उनको यहां नहीं रहना। यही बात ट्रंप साहब कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं डेमोक्रेट्स की बात नहीं मानूंगा, मेरी ही चलेगी। और उसका खामियाजा क्या है? आज अमेरिका शटडाउन में है। इसका असर क्या हुआ कि पूरा फोकस उनका गवर्नेंस से ना होकर अपने राइवल्स को डिफीट करने में है। हर आदमी को अपना दुश्मन मानते हैं जो उनसे बात नहीं करता। साइकोफेंसी, जैसे दुर्योधन के साथ था, वही हाल ट्रंप साहब के पास है कि उस समय शकुनी और कर्ण ने रास्ता दिखाया कि भाई ठीक है, लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही स्थिति इस समय ट्रंप साहब की है। उनकी कैबिनेट में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो ट्रंप को यह कह सके कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है। एक आदमी ने बोला था, उसको निकाल दिया गया और उसका नाम था एलन मस्क। और जो 2-4 लोग थे जो अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आसपास रहा करते थे, वो सब धीरे धीरे साइडलाइन हो गए हैं या उन्होंने अपने आप दूरी बना ली है कि ये आदमी किसी की सुनता नहीं है तो अपनी बेइज्जती क्यों कराएं। ये स्थिति आज ट्रंप की अमेरिका में हो गई। और जैसा मैंने कहा कि लड़ाई के लिए वो हमेशा तैयार था दुर्योधन, और यही हालत है। बैठे बैठाए इनको कन्फ्लिक्ट चाहिए, कभी ईरान, कभी इजराइल, और अब वेनेजुएला का नंबर है। बीच में कभी ताइवान का नंबर आता था। अब क्योंकि चाइना इतना पावरफुल हो गया है तो बार बार चाइना और ताइवान की बात अब ट्रंप साहब नहीं करते हैं, लेकिन अब पूरा फोकस वेनेजुएला पे है। कारण बहुत सिंपल है, अमेरिका को लड़ाई चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो सबसे बड़ी आमदनी है वो है हथियार बेची। ट्रंप साहब के जितने दोस्त हैं वो सब हथियारों की कंपनियों के मालिक। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका को पैसा कमाना है तो दुनिया में लड़ाई करवाओ, हथियार बेचो और अपनी जेब भरो। यह अमेरिका का इकोनॉमिक मॉडल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और आ जाती है, वो है डीपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब इस बात को लेकर ये है कि भाई जो भी चीज वो कर रहे हैं, उन्होंने उसको ये कहा है कि ये जो मॉरलिटी की बात है ना, उन्होंने उसको रिवर्स वे में ले लिया। कैसे? कि जो भी उनका अपोज करता है उनको ये लगता है कि मैं सही हूं, इसलिए ये लोग जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं और मेरा अपोज कर रहे हैं। अगर मैं गलत होता तो ऐसी बात नहीं होती। इसका मतलब जो भी व्यक्ति अगर ट्रंप को अपोज कर रहा है, इसका मतलब उनको लगता है वो बिल्कुल सही है, ही इज ऑन द राइट पाथ। और जब भी बात होती है तो वो उसको विक्टिमहुड की तरह ट्रीट करते हैं कि देखिए मेरे को तंग किया जा रहा है या मेरे काम में बाधा डाली जा रही है, मैं अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मेरा एजेंडा है, ये सब उसके खिलाफ है। ये नैरेटिव फिर वो शुरू कर देते हैं। और उसके बाद सीधी सी बात है कि धर्म इनटू जस्टिफाइड रेट्रीब्यूशन, मतलब जो भी काम हो रहा है, मैंने जो कहा वो सब सही है। अगर मैं किसी की आलोचना भी कर रहा हूं, अगर मैं किसी को सजा भी दे रहा हूं, वो राष्ट्रहित में है। उन्होंने हर अपने कार्य को सही ठहराने के लिए कि यही धर्म है, इसीलिए मैं कर रहा हूं अमेरिका के हित में, चाहे टैरिफ लगाओ चाहे कोई और काम करो, ये सब चीजों कह रहे हैं कि दिस इज ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। और यही जो कहा था दुर्योधन ने भी कि मैं जो कर रहा हूं वो धर्म संगत है। इसीलिए जो ट्रेजेडी हुई वो यही हुआ कि कुल मिला के उन्होंने, जो दुर्योधन ने किया, पूरे कौरवों को अपने साथ रखा। फेवरेटिज्म जिसको आप कह सकते हैं, इस समय
ट्रंप भी यही कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। उनको लगता है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो उनके हित में है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ग्रीवेंसेस हैं उसको वो एम्पलीफाई करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बार बार उन्होंने बाइडेन का नाम लिया, ओबामा का नाम लिया, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स का नाम लिया, उन्होंने कहा इन्होंने सब गलत किया, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या दोस्तों? इससे हमने सीखा क्या? दुर्योधन ने अल्टीमेटली क्या किया? हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रॉस्परस हिंदुस्तान में राज्य हुआ करता था हस्तिनापुर, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया महाभारत के बाद। इस समय अमेरिका में जो इंटरनल महाभारत चल रही है और जो बार बार ट्रंप साहब करते हैं फिर रशिया और चाइना के खिलाफ, वो एक्सटर्नल महाभारत है। क्या ये सब चीजें अमेरिका के हित में हैं? ये भी शायद उनको सोचना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होगा और समाज भी विघटित होगा। आज अमेरिका में क्या हो रहा है? भारतीयों के खिलाफ, यहां तक कि दिवाली पे अगर आप दिए जला रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो लोगों को वो भी पसंद नहीं। पहले ये कहा जाता था कि इंडियन कम्युनिटी हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर अमेरिकाज ग्रोथ, लेकिन अब वही इंडियन कम्युनिटी जिसने अमेरिका को आईटी सुपर पावर बनाया, आज उनको उसमें दुश्मनी दिखने लगी। ये विचार क्यों आया? क्योंकि ट्रंप की नीतियों ने उन लोगों को उकसाया जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ अब आवाज उठाने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों लीडर्स की प्रॉब्लम ये है कि उनको अपनी लिमिट्स में रहने की आदत नहीं है। मॉरलिटी और लीगल सिस्टम्स के ऊपर वो विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है सत्ता में रहना और जो वो कहेंगे वही धर्म होगा, और यही स्थिति आज हम देख रहे हैं। अब जितना लंबा स्लो डाउन चलेगा अमेरिका में, अमेरिका की बर्बादी और होगी। अब ये कब तक चलता है, कौन झुकता है? शायद ट्रंप साहब ना झुके, डेमोक्रेट्स वो अपने मुद्दे पे हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि उनके वोट बैंक उनके साथ है। जो झुकेगा उसका वोट बैंक कम हो जाएगा। तो दोनों अब अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका का किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात भी अमेरिका में बहुत क्लियर हो जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे दुर्योधन, हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरा आदमी था, लेकिन नीयत या सोच कहीं ना कहीं इस तरह से हो गई थी कि उसने लॉजिक को समझना बंद कर दिया। और यही कारण है कि जब आदमी जीत रहा होता है या सत्ता में होता है तो वो अपनी हर गलत बात को भी ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि साहब मैं सही हूं, इसलिए सब मेरे विरोधी हैं, क्योंकि जनता ने मुझे वोट दिया है, मैं जनता की बात को सामने रख रहा हूं, और जितने बाकी ऑपोजिशन के लोग हैं ये सब मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मैं इनके उसूलों के खिलाफ हूं, लेकिन मैं सही हूं। इस तरह की स्थिति आज अमेरिका में भी पैदा हो गई है। तो दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई है अमेरिका की, ये जो महाभारत चल रहा है विद इन अमेरिका, ये कब तक चलेगा और इसका खामियाजा क्या होगा? हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ हम एग्रीमेंट साइन करें, वहां खुद ही वो आपस में एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। क्या गारंटी है कि भारत के साथ जब एग्रीमेंट होगा उसकी मान्यताएं रखी जाएंगी? जब वो अपने ही कानून, अपने ही देश के कानून को नहीं मानने को तैयार हैं, तो भारत के एग्रीमेंट की क्या सेंटिटी होगी? चाइना के साथ भी उन्होंने यही किया था, यूरोप के साथ भी यही हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस समय जो मानसिकता ट्रंप की है, आप यही कह सकते हैं कि जो महाभारत काल में दुर्योधन की थी, शायद ट्रंप साहब उसी मानसिकता से ग्रस्त है। अब ये अमेरिका की महाभारत का असर सिर्फ अमेरिका में रहेगा या पूरे दुनिया में फैलेगा, ये तो वक्त बताएगा। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या इसका असर पूरी दुनिया पे होगा? अगर होगा तो किस तरह से? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।